हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा। तो बेटा आज हम कल जो हमने बेसिक देखा था कि इंटर ब्रांच ट्रांजिशन की अकाउंटिंग हेड ऑफिस कैसे करता है, उसको लेकर के हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इवन हमने कल ये क्वेश्चन पढ़ भी लिया था। तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ द क्लास वर्क हम देख रहे हैं। ओके, ठीक है बेटा। अ, ठीक है, तो देखिए बेटा, कलकत्ता हेड ऑफिस पासेस वन एंट्री एट द एंड ऑफ ईच मंथ। कलकत्ता हेड ऑफिस क्या करता है, मंथ के एंड में एक एंट्री पास करता है टू एडजस्ट द पोजीशन अराइजिंग आउट ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। बेटा हमने कल पढ़ लिया था कि ये हेड ऑफिस क्या करता है, ट्रांजेक्शन ब्रांच में हो रहे हैं फिर उसकी अकाउंटिंग हेड ऑफिस करता है, मंथ के एंड में एक एंट्री के द्वारा सबको एडजस्ट करता है। तो उसका लेकर के जो देखा था उसमें देखिए, दिल्ली ब्रांच, कानपुर ब्रांच, नागपुर ब्रांच और बीच में अहमदाबाद और है। तो बेटा हम इन सभी का अकाउंटिंग एक एंट्री द्वारा कैसे करें, उसके लिए पूरे महीने एक स्टेटमेंट बनेगा और मंथ के एंड में उन सबको नेट करके एक एंट्री पास की जाएगी। तो वो स्टेटमेंट कैसे बनेगा बेटा, हमने क्वेश्चन इतना तो पढ़ लिया कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, ट्रांजेक्शन क्या है, वो पढ़ने से मतलब नहीं। तो अब हम सीधा स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। ओके बेटा, हमने स्टार्ट किया। देखो, सबसे पहले बेटा हमने किया ये एक्चुअल में एंट्री का वर्किंग नोट है। वर्किंग नंबर 1, नेट इफेक्ट of inter-branch transactions during the month। बट अब यहाँ पर चार ब्रांच है ना। चार ब्रांच का हमें नेट इफेक्ट देना है। ठीक है, तो अब या तो हम चार कॉलम बनाएं और हर कॉलम में दो दो, या फिर डेबिट क्रेडिट करके एक कॉलम। क्या बोल रहा हूँ पता नहीं। एक काम करो, मैंने यहाँ लिखे, जैसे यहाँ पर जगह नहीं है कि चार ब्रांच और हर ब्रांच के डेबिट क्रेडिट दो दो कॉलम, तो फिर उसमें एक काम कर सकते हैं, हम चार कॉलम भी बनाए तो भी चलेगा। हमने पहला कॉलम बनाया डेली, दूसरा बनाया नागपुर, नहीं पहले कानपुर है, डेली के बाद कानपुर दिख रहा है, कानपुर बना। फिर एक है नागपुर और लास्ट वाला है अहमदाबाद ब्रांच। ये चार ब्रांच है बेटा। इसमें या तो हमारे पास जगह होती ना तो डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट कॉलम रख लेते, तो हमें एग्जाम में, लेकिन कॉपी इतनी छोटी होती है कि शायद आपको दिक्कत आएगी। तो हम एक काम करें, ऐसा कर लेंगे ना, डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। तो यहाँ लिखे हमने ट्रांजेक्शन। पहला है दिल्ली ब्रांच के लिए लिखा है रिसीव गुड्स फ्रॉम नागपुर एंड अहमदाबाद। बेटा ये नागपुर और अहमदाबाद से गुड्स आया है दिल्ली को, तो हेड ऑफिस के यहाँ क्या होगा बेटा, एक सिंपल सी बात है, जिस ब्रांच की एसेट बढ़ती है, जिसमें एसेट जाती है उसको हम डेबिट करते हैं, उससे लेना बढ़ाते हैं। जहाँ से एसेट कम होती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो हमें दिल्ली को करना पड़ेगा डेबिट और नागपुर और अहमदाबाद को करना पड़ेगा क्रेडिट। यहाँ पर मैंने लिखा क्यू, यहाँ पे लिखूँ मैं दिल्ली ब्रांच, जैसा कि उन्होंने भी लिखा है। इसमें रिसीव गुड्स, बेटा डेली को देना है डेबिट। 9,000 प्लस 6,000 यानी 15,000 का गुड्स डेली को मिला है।
तो डेली को 15 से क्या कर दो, डेबिट। और बेटा नागपुर को 9000 से करो क्रेडिट, और अहमदाबाद को भी करो 6000 से करो क्रेडिट। बड़े या तो ये हम ऐसा लिख दें, फिर ध्यान रखना पड़ेगा डेबिट डेबिट अलग, क्रेडिट क्रेडिट अलग, या फिर डेबिट को कर दो ब्रैकेट में, जैसा भी आपकी इच्छा हो। मैंने क्या किया, डेबिट को कर दिया ब्रैकेट में, डेबिट डेबिट ब्रैकेट में, क्रेडिट क्रेडिट विदाउट ब्रैकेट, तो ठीक रहेगा। अगला है सेंड गुड्स। सेंड गुड्स, दूसरी ब्रांचेस को गुड्स इस डेली ने भेजा। अहमदाबाद को भेजा 15, नागपुर को भेजा 12, मतलब डेली ब्रांच ने कुल 27,000 का गुड्स दूसरी ब्रांचेस को भेजा है। तो बेटा डेली की एसेट कम हुई, हेड ऑफिस डेली से लेना कम कर देगा, और जिन भेजा है उनसे लेना बढ़ा देगा। डेली को करेगा क्रेडिट, और अहमदाबाद और नागपुर को करेगा डेबिट। तो 27,000 से दिल्ली को करेगा क्रेडिट, और अहमदाबाद को 15 से डेबिट दिया तो ब्रैकेट में, और नागपुर को 12 से डेबिट, डेबिट कर दो ब्रैकेट में। ध्यान रहेगा नेट डेबिट क्रेडिट करने में। रिसीव्ड बी आर रिसीव्ड, डेली को बेटा बी आर मिले, बिल्स रिसीवल किसकी एसेट थी, अहमदाबाद की। अहमदाबाद ने ये बी आर किसको भेज दिए, डेली को। अब यदि बी आर डी आर डेली में आ गए तो इसका पेमेंट किसको मिलेगा, डेली को। तो बी आर आए मतलब असेट बढ़ी, डेली की एसेट बढ़ी है और अहमदाबाद की एसेट कम हुई, तो डेली को पेमेंट मिलेगा, उससे उसकी केज बढ़ेगी, तो हेड ऑफिस डेली से लेना बढ़ाएगा। तो डेली को चूंकि बी आर मिले हैं तो 9000 से डेली को देंगे डेबिट, और अहमदाबाद को 9000 से देंगे क्रेडिट, क्योंकि उसने अपने बी आर यहाँ भेजे हैं। अहमदाबाद की एसेट कम हुई है तो उसको करो क्रेडिट, और डेली की एसेट बढ़ी है तो उसको करो डेबिट। और ये बेटा अभी हम डेबिट क्रेडिट एंट्री नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वर्किंग नोट में लिख रहे हैं स्टेटमेंट। मंथ के एंड में सबकी नेट एंट्री पास कर देंगे। ये लिखा है सेंड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस दी मतलब इसने लाइबिलिटी स्वीकार की, मतलब फ्यूचर में ये पेमेंट करेगा, इससे इसकी एसेट कम होगी। तो डेली ने एक्सेप्टेंस दी है, मतलब उसने बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया है, मतलब वो फ्यूचर में पेमेंट करेगा, इससे डेली की एसेट कम होगी। तो डेली की एसेट कम होगी तो डेली को दो क्रेडिट, डेली को 9000 से दो क्रेडिट, डेली की एसेट कम होगी। और ये एक्सेप्टेंस उसने किसको दी है, नागपुर और अहमदाबाद को दी है, तो इसका पेमेंट बी आर का फिर ये डेली के लिए बिल्स पेबल है क्योंकि उसने एक्सेप्टेंस दी है, लेकिन बाकी दोनों ब्रांचेस के लिए बिल्स रिसीवल जैसा हुआ, लाइक एकोमोडेशन बिल। तो इस बी आर का पेमेंट मिलेगा किसको, क्योंकि डेली ने एक्सेप्ट किया है तो डेली पेमेंट करेगा, पेमेंट मिलेगा किसको, ये नागपुर और अहमदाबाद को मिलेगा, इससे नागपुर अहमदाबाद की एसेट बढ़ेगी। तो हमें नागपुर और अहमदाबाद को करना पड़ेगा डेबिट। नागपुर को डेबिट करो 1000 से, और अहमदाबाद को डेबिट करो 3000 से। ये हमने कर दिया। जिसकी केज बढ़ने वाली है फ्यूचर में, बी आर किसको मिले, नागपुर और अहमदाबाद को, तो उनकी एसेट बढ़ी, उनको किया डेबिट, और जिसने एक्सेप्टेंस दी उसके लिए बिल्स पेबल, इसकी लाइबिलिटी बढ़ी तो इसको किया क्रेडिट। फिर अब बेटा ये ए पार्ट खत्म हुआ, अब कानपुर ब्रांच के लिए दिया है, कानपुर ब्रांच। आवाज आ रही है ना, कानपुर ब्रांच रिसीव गुड्स, गुड्स। बेटा अब यहाँ पर लिखा है ना, ये ट्रांजेक्शन जो दिए ना कानपुर के, अपार्ट फ्रॉम ए अबो, मतलब ऊपर जो बताया कि उसके अलावा है, ये वो अलग से ये अलग है, कहीं मर्जिंग नहीं है कि वो उसमें ये इंक्लूड है। तो यहाँ पर उसके अलावा ट्रांजेक्शन हुए कि कानपुर को 15 और 6 21,000 का गुड्स मिला है। बेटा कानपुर गुड्स मिला है तो कानपुर को करना पड़ेगा 21 से डेबिट, कि कानपुर को गुड्स मिला है तो उसकी एसेट बढ़ी है तो उसको करो डेबिट, और नागपुर ने 15 का गुड्स भेजा है, नागपुर को करो क्रेडिट, और डेली ने भेजा है 6000 का तो डेली को भी करो क्रेडिट।
जिन्होंने कुछ भेजा उनकी एसेट कम हुई, उनको करो क्रेडिट, और जिसकी एसेट बढ़ी उसको किया डेबिट। कैश सेंट, कैश सेंट। बेटा कानपुर ब्रांच ने 9000 की कैश भेजी, कानपुर ने कैश भेजी है तो कानपुर की कैश कम हुई है, तो कानपुर को 9000 से करो क्रेडिट, 3 और 6, 9000 से कानपुर को करो क्रेडिट। और कैश मिली किसको है? नागपुर को मिली 3000, नागपुर को करो 3000 से डेबिट, और दिल्ली को करो 1000 से डेबिट। फिर ये बी पार्ट खत्म हुआ, अगला है सी पार्ट में नागपुर ब्रांच। अपार्ट फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी में हुआ उसके अलावा सेंड गुड्स, भेजा, अहमदाबाद को भेजा, किसने? नागपुर ने, नागपुर ने भेजा अहमदाबाद को, नागपुर ने भेजा अहमदाबाद को, तो अहमदाबाद को तो करो डेबिट, और नागपुर को करो 9000 से। ये हम एंट्री करने की बजाय सिर्फ स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, नहीं तो सारी ट्रांजेक्शन की एक एक एंट्री करनी पड़ती। रिसीव्ड बी आर, बी आर फ्रॉम अहमदाबाद, नागपुर को बी आर मिला, नागपुर को बी आर मिला तो नागपुर को करो डेबिट, और अहमदाबाद से मिला है तो अहमदाबाद को करो क्रेडिट। डेबिट का ब्रैकेट ऊपर लगाना रहेगा, कैसे लगा दिया मैंने। बी आर मिला अहमदाबाद से तो अहमदाबाद को दिया क्रेडिट, और नागपुर को किया डेबिट। अब यहाँ पर रिसीव्ड कैश, कैश मिली नागपुर को अहमदाबाद से, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अहमदाबाद, तो अहमदाबाद को करो क्रेडिट, अहमदाबाद को करो क्रेडिट, और नागपुर को मिला है कि नागपुर को करो 5000 से डेबिट। बस ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया, मुझे समझ में नहीं आया, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया। मंथ के एंड में देख लिया जाए नेट डेबिट या क्रेडिट, नेट बेटा देखिए यहाँ पर अब फिर कैलकुलेटर का सवाल आया और मैं करता हूँ कैलकुलेशन। बेटा अब डेली को 15 से डेबिट, पहले डेबिट डेबिट जोड़ रहा हूँ, प्लस 9 से डेबिट, प्लस 6 से डेबिट, कुल। अब बेटा इसका डेबिट हो रहा है 30,000 से, 30 से डेबिट है पर क्रेडिट ज़्यादा है, माइनस 27 से क्रेडिट, माइनस 9 से क्रेडिट, माइनस 6 से क्रेडिट, 12,000 से क्रेडिट आ जा रही है, तो 12,000 से डेली को करना है क्रेडिट। नेट पूरे महीने में डेबिट क्रेडिट देखा आपने, अल्टीमेटली हम बार बार डेबिट क्रेडिट करने की बजाय एक बार डेली ब्रांच को कर दें 12,000 से क्रेडिट। कानपुर ब्रांच, कानपुर को बेटा 21 से करना है डेबिट, 9 से करना है क्रेडिट, तो 12 से क्या कर दें डेबिट। फिर आया नागपुर का डेबिट डेबिट जोड़ लेते, 12,000 से डेबिट, 6 से डेबिट, प्लस 3,000 से डेबिट, 9 से डेबिट, 5 से डेबिट, 35 से डेबिट। कुल नागपुर को डेबिट आ रही है 35 से, माइनस क्रेडिट करना शुरू करें, 9 से क्रेडिट, माइनस 15,000 से क्रेडिट, माइनस 9,000 से क्रेडिट, बस 2,000 से आ रहा है डेबिट। डेबिट ज़्यादा था ना, पता नहीं बेटा, आपको बताओ तो भूल गया। अब डेबिट डेबिट 15,000 से डेबिट, प्लस 3 से डेबिट,
+9 से डेबिट, फुल डेबिट 27, माइनस क्रेडिट, -6 से क्रेडिट, -9 से क्रेडिट, माइनस अगेन 9 से क्रेडिट, -5 से क्रेडिट, नेट 2 से क्रेडिट। ठीक है बेटा, बस ये हो गया। पूरे मंथ ये बना स्टेटमेंट। तो हेड ऑफिस क्या करेगा, इस स्टेटमेंट में बस ये लिखते जाएगा डेबिट क्रेडिट, और मंथ के एंड में क्या करेगा, ये पूरे का रेट डेली को क्या करना है, टू डेली सॉल्यूशन है। 12,000 से डेली को किया जाए क्रेडिट, और कानपुर को 12 से किया जाए डेबिट। और नागपुर को भी डेबिट करना है, डेबिट। और बचा यहाँ पर क्या, अहमदाबाद को भी 2 से करना है क्रेडिट। ये हो गया एंट्री नेट इफेक्ट ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस ऑफ द मंथ। ठीक है बेटा, ये हो गया नेट इफेक्ट ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन ऑफ द मंथ, एस पर जो भी पर स्टेटमेंट एज अटैच्ड। इस एंट्री के साथ वाउचर, और वाउचर के साथ ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट लग जाएगा। ये अमाउंट कैसे आया वो मिलेगा ये स्टेटमेंट में। तो बेटा ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि मुझे अगला क्वेश्चन भी कराने की इसकी ज़रूरत नहीं है, तो एक सिंगल क्वेश्चन काफ़ी है। और इसका होमवर्क लीजिए, इतना इजी क्वेश्चन का होमवर्क भी करना तो चाहिए। ये क्वेश्चन आपको है क्वेश्चन नंबर 17, हेड ऑफिस पासेस एडजस्टमेंट एंट्रीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंट्रीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ, वही आप तो मान लो एक एंट्री पास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है पेज नंबर 48 पर, मुंबई ब्रांच, मद्रास ब्रांच, कलकत्ता, और बीच में पटना भी है। तो मुंबई, पटना, मद्रास, कलकत्ता, ये 4 ब्रांच वाला जो क्वेश्चन है 17, ये वाला आप ट्राई कर लेना, खत्म। तो ये था इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन का इसका इफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बट हमारा इंडिपेंडेंट ब्रांच में 3 चैप्टर खत्म हुए। हाउ टू क्लोज द बुक्स ऑफ ब्रांच, दूसरा ब्रांच के ट्रायल बैलेंस का हेड ऑफिस में इनकॉर्पोरेशन, और तीसरा इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। अब जो हमारे 2 एस्पेक्ट बचे हैं वो हम शुरू करते हैं, और वो है नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है जिसमें हमें यहाँ पर एक आएगा होलसेल, कॉन्सेप्ट, फाइनल अकाउंट। इसमें बेटा आपको पीएनएल ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनानी होती है हेड ऑफिस और ब्रांच की, पर उसमें कब और कैसे, इसमें कॉन्सेप्ट आता है होलसेल और रिटेल का। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक नया ही कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको अलग ही ढंग से लेके चलना है, वो देखिए कैसे। बेटा अभी इसके पहले की जो क्वेश्चन थी, क्वेश्चन की वैरायटी थी, उससे ये अलग कैसे है वो भी समझाता हूँ मैं।
आपने जो पहले पढ़ा डिपेंडेंट ब्रांच में ब्रांच अकाउंट पढ़ा, यहाँ बेटा हम जैसे टू गुड्स इन टू ब्रांच, और यहाँ उसकी लोडिंग आ जाती थी। यहाँ यदि ये इनवॉइस प्राइस पर है, मान लो बेटा ये 10 + 5 पर है, 15 पर है, तो 5 यहाँ ले लेते थे, तो अपने यहाँ फिर से कॉस्ट पे आ गया। यहाँ बाय बैलेंस सीडी में स्टॉक आता था, यदि बेटा ये स्टॉक इनवॉइस प्राइस पर है तो उसकी लोडिंग यहाँ आती थी टू स्टॉक रिजर्व, बेटा ये भी कॉस्ट पे आ गया। ओपनिंग स्टॉक यहाँ होता था टू बैलेंस बीडी में, यदि इसमें स्टॉक है इनवॉइस पर तो उसका स्टॉक रिजर्व यहाँ आता था, मतलब ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस पे है, उसकी लोडिंग क्रेडिट में है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में है, लोडिंग डेबिट में है, गुड्स एंड डेबिट में है, लोडिंग क्रेडिट में, तो अल्टीमेटली सारी चीज कॉस्ट पे हो गई। और यहाँ आ जाता था ब्रांच का प्रॉफिट। ध्यान होगा आपको, मैं मानता हूँ कि आपकी मेमोरी इतनी वीक तो है नहीं कि जो हमने पिछले 10 दिनों में पढ़ा बिल्कुल भूल गए होंगे। तो आप देखें तो ब्रांच अकाउंट में यहाँ प्रॉफिट निकलता था जो जाता था HOPNL में। यहाँ जो भी प्रॉफिट ब्रांच ने कमाया आफ्टर एक्सपेंसेस वो जाता था HOPNL में। ये था हमारा डिपेंडेंट में, पूरा प्रॉफिट हम ब्रांच का मानते थे, जो प्रॉफिट है पूरा ब्रांच से निकाल कर डालते थे HOPNL में। तो स्टॉक डेटर में भी, स्टॉक डेटर में आपको पता होगा ये ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट होता था, पता यहाँ ने बेटा ब्रांच को गुड्स भेजा, गुड्स सेंट टू ब्रांच, 40 वाला गुड्स 1/5 जोड़कर 50 में भेजा, तो अकाउंट खुलता था गुड्स सेंट टू ब्रांच, यहाँ 50,000 आता था। इसकी लोडिंग आपको पता है बेटा यहाँ क्रेडिट कर यहाँ डेबिट होती थी। प्रैक्टिस करेगी तो ही समझ में आएगा बेटा, अपने हाथों से लिखा होगा, नहीं तो ये सब वापस से लग रहा होगा सर ये कब हुआ था। बेटा ये हमने 5-5 6 क्वेश्चन किए बेसिक ढेर सारे के बाद। उसके बाद मान लो बेटा ये सेल हो गई और स्टॉक बैलेंस सीडी 0 है, बेटा यदि ये माल बिका 58 में और पूरा माल 50 वाला बिक गया 58 में, तो बेटा इसकी कॉस्ट होती 40, बिका 58 में, प्रॉफिट हुआ 18,000, तो यहाँ प्रॉफिट आता था 8, ये है प्रॉफिट अबव इनवाइस प्राइस, और ये यहाँ लाते थे ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट मिलाकर ये प्रॉफिट जाता था ब्रांच P&L में। बेटा 40 का गुड्स बिका है 58 में तो प्रॉफिट 18 हुआ, तो इसमें हम इनवाइस, ये इनवाइस के ऊपर वाला प्रॉफिट, ये इनवाइस से नीचे वाला प्रॉफिट, ये टोटल प्रॉफिट आता था, ये टोटल जीपी जाता था HO के ब्रांच के P&L में। तो बेटा मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इस सिस्टम में इनवाइस से ऊपर वाला प्रॉफिट भी ब्रांच का मानते थे और इनवाइस से नीचे वाला भी ब्रांच का ही मानते थे। ये पूरा जीबी ब्रांच का मानते थे अभी तक, पूरा प्रॉफिट चाहे वह इनवाइस से ऊपर वाला हो इनवाइस से नीचे वाला हो, पूरा प्रॉफिट ब्रांच का मानते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं पता, क्या होगा बताऊं? ठीक है बेटा, ऐसा है यहां पर जो ब्रांच गुड सेल करेगी ना, का थोड़ा प्रॉफिट हेड ऑफिस का भी माना जाएगा और थोड़ा ब्रांच का। मतलब ये माना जाएगा कि यदि ब्रांच ने माल बेचा है, ये परफॉर्मेंस पूरा ब्रांच का नहीं है, इसमें हेड ऑफिस की रोल है, हेड ऑफिस की भी इसमें कंट्रीब्यूशन। अभी तक तो हम पूरा प्रॉफिट ब्रांच का माना करते थे कि जो माल बेचा ब्रांच ने कमाया, ब्रांच के जीपी और ब्रांच के एक्सपेंसेस और ब्रांच का नेट प्रॉफिट। अब क्या होगा, कुछ प्रॉफिट हेड ऑफिस भी लेगा और वो हेड ऑफिस का ही परफॉर्मेंस माना जाएगा, और या यूं मैं कहूं कि इनवाइस से ऊपर वाला प्रॉफिट ब्रांच का और इनवाइस से नीचे वाला HO का। अब ये क्यों होता है ये भी आप जानना चाहेंगे। एक तो ये है कि इस सिस्टम में होलसेल रिटेल में इनवाइस के नीचे वाला प्रॉफिट हेड ऑफिस का परफॉर्मेंस माना जाता है कि वो यदि भली माल ब्रांच ने बेचा हो कि उसमें इनवाइस के नीचे वाला प्रॉफिट हेड ऑफिस का और ऊपर वाला ब्रांच का। वाकई में कुछ प्रॉफिट हेड ऑफिस का और कुछ प्रॉफिट ब्रांच का माना जाना चाहिए अब कुछ पर्टिकुलर केस में जो हम पढ़ने वाले हैं।
और वो केस क्या है जानना चाहेंगे? बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, हेड ऑफिस ने इसने गुड्स प्रोड्यूस किया, used a कॉस्ट ऑफ रुपीज 100। हेड ऑफिस ने 100 रुपीज़ की कॉस्ट का गुड्स प्रोड्यूस किया। यदि इसको होलसेल प्राइस ऑफ अबो गुड 120, इन्हें हेड ऑफिस इस गुड्स को प्रोड्यूस करके जो बड़े व्यापारी हैं उनको बल्क में 120 में इजीली बेच सकता है। ये हो गई होलसेल प्राइस। इसमें हेड ऑफिस को, मैन्युफैक्चरर को कोई सेल की एफर्ट करने की जरूरत नहीं। माल बनाया, फिर व्यापारी उठा के ले जाएंगे 120 में। दूसरे व्यापारी के पास प्लांट लगाने का कैपेसिटी नहीं है, इसके पास प्लांट लगाया इसने, तो दूसरे व्यापारी 100 में 120 में इसको ले जाएंगे। ये है होलसेल प्राइस। तो 20 रुपये कौन कमा लेता है? हेड ऑफिस। और उसने एक ब्रांच खोली है, गुड्स सोल्ड बाय रिटेल ब्रांच एट 150। ब्रांच ने इस गुड्स को 150 में बेच दिया। अब बेटा यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है ₹30 और ये जो प्रॉफिट है ₹30, प्रॉफिट 50। यदि ब्रांच ने इस गुड्स को बेच दिया है तो कुल प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन ने कमाया है वो ₹50 का, क्योंकि फैक्ट्री भी हेड ऑफिस की है और ये रिटेल ब्रांच भी हेड ऑफिस की है, ऑर्गेनाइजेशन की ही है। फैक्ट्री भी ऑर्गेनाइजेशन की, रिटेल ब्रांच भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो फैक्ट्री ने गुड्स बनाया 100 में और रिटेल ब्रांच को भेज दिया, और रिटेल ब्रांच ने वो कस्टमर को 150 में सेल कर दिया, रिटेल में सीधे कस्टमर को। फैक्ट्री अपने बाहर दुकान लगा के नहीं बेच सकती, उसके बाद इतना लॉट बल्क प्रोडक्शन होता है कि वो नहीं बेच सकती। वो क्या करती है, या तो होलसेल व्यापारी को बेच देगी या फिर अलग अलग एरिया में रिटेल ब्रांच खोल के वहाँ पहुँचाएगी। तो उसने यदि बेचेगी तो होलसेल प्राइस 120 है, 120 में वो बस फैक्ट्री गेट से लोग माल ले जाएंगे। और तो यहाँ पर बेटा जो इस गुड्स की सेल पर जो 50 रुपये प्रॉफिट हुआ है, क्या ये प्रॉफिट परफॉर्मेंस पूरा ब्रांच का है? क्या ये प्रॉफिट पूरा ब्रांच की वजह से माना जाए? आप दोनों को बेटा 2 मिनट के लिए हेड ऑफिस और ब्रांच को अलग अलग मान के चलिए, 2 मिनट के लिए प्रॉफिट परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग मानिए। आज ये ब्रांच नहीं होती तो हेड ऑफिस क्या करता? इस गुड्स को ऐसे ही इजीली 120 में बेच देता, तो 20 रुपीज़ तो ऐसे ही कमा लेता ना। ब्रांच नहीं खोलता तो भी 20 तो ऐसे उसके गेट पे ही लोग तैयार खड़े हैं माल खरीदने के लिए 120 में होलसेल प्राइस पर। बेटा 20 रुपये तो हेड ऑफिस का प्रॉफिट है ना इसमें। दूसरा, तो यदि ब्रांच नहीं होती तो हेड ऑफिस 20 कमाता इजीली कमाता। अब दूसरी बात, ब्रांच होती, रिटेल शॉप होती और हेड ऑफिस नहीं होता, रिटेल शॉप होती और फैक्ट्री नहीं होती, तो ब्रांच होती, रिटेल शॉप होती और फैक्ट्री नहीं होती, तो फिर ये रिटेल शॉप क्या करती? रिटेल शॉप माल कहाँ से लाती? रिटेल शॉप माल फैक्ट्री से लाती। फैक्ट्री से कितने में मिलता? 20 में। इस तो में क्यों दे देगी कोई फैक्ट्री? आज ये रिटेल ब्रांच का कोई फैक्ट्री नहीं होता तो रिटेल ब्रांच को ये माल खरीदना पड़ता किसी मैन्युफैक्चरर से 120 में, और वो बेचती 150 में, तो 30 ही कमा पाती। तो बेटा इसमें 20 रुपीज़ इस 20 प्रॉफिट होलसेल प्राइस माइनस कॉस्ट HO, this 20 profit is head office performance। बेटा 20 रुपीज़ का प्रॉफिट जो कमाया है ऑर्गेनाइजेशन ने, वो हेड ऑफिस परफॉर्मेंस, ये प्रॉफिट ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। आज ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती तो ऑर्गेनाइजेशन 20 रुपीज़ नहीं कमा पाता। और ₹30
प्रॉफिट इज ब्रांच परफॉर्मेंस। रिटेल ऑपरेशन। आज ये ब्रांच नहीं होती तो हेड ऑफिस को ये सारा माल, फैक्ट्री को सारा माल 120 में बाहर भेजना पड़ता बल्क में, तो हेड ऑफिस 20 कमा पाता। वो तो ब्रांच खुल गई रिटेल, इसलिए 30 रुपये कमा लिया। तो 20 रुपये का प्रॉफिट है हेड ऑफिस परफॉर्मेंस और 30 का है ब्रांच परफॉर्मेंस। तो ये है होलसेल रिटेल कॉन्सेप्ट। जब भी क्वेश्चन में होलसेल रिटेल वाला पॉइंट आ जाए तो आपको क्वेश्चन में इस तरह से सॉल्व करना है। ये एक नया ही कॉन्सेप्ट है। तो पिछले से अलग क्या है, पिछले में पूरा प्रॉफिट ब्रांच का मानते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा हेड ऑफिस का थोड़ा ब्रांच का। आई होप क्लियर हो गया होगा ये होलसेल रिटेल कॉन्सेप्ट है क्या। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3000 एंड ब्रांच एट सेल प्राइस 80,000। अबव गुड्स मतलब 60 वाला गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को 80 में भेज दिया और ये है होलसेल प्राइस। ठीक है, अब केस 1, ब्रांच फुल टायर गुड्स एट सेल प्राइस ऑफ ₹90,000। ब्रांच ने ये माल 90,000 में भेज दिया रिटेल में। ठीक है, ये है रिटेल सेल। केस 2, नो सेल एट ब्रांच। केस 3, सेल एट सेल प्राइस एट ब्रांच प्लीज। ये मान लेते हैं कि इसमें थी 1/3 ना, मान लीजिए हम इसमें 75% गुड्स 72 में सेल कर दिया। 4 फ्रॉम एच ओ आया था, उसका 3/4 भेज दिया, तो 1/4 बचा हुआ है। तो ये केस 3 है। अब यहाँ प्रिपेयर हेड ऑफिस ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L। ठीक है बेटा, केस 1 हेड ऑफिस ट्रेडिंग, HO P&L। चलो ब्रांच ट्रेडिंग। देखिए बेटा, HO ने गुड्स बनाया 60 की कॉस्ट में, तो यहाँ ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग 2 मटेरियल 10 वेजेस 10 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मिलाकर कॉस्ट आई 3000। ये हेड ऑफिस की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और यहाँ बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच
80,000। ये आपको पता है ना, गुड्स इनटू ब्रांच ट्रेडिंग में क्रेडिट में आता है। तो यहाँ प्रॉफिट आ गया, जीपी, जीपी यहाँ आ गया। हेड ऑफिस ने 60 का गुड्स बनाकर ब्रांच को 80,000 की होलसेल प्राइस पर भेजा। होलसेल प्राइस पर भेजा, तो जो प्रॉफिट हुआ 20 का, ये है नोशनल प्रॉफिट। बेटा ये प्रॉफिट हेड ऑफिस के लिए अकाउंटिंग पैटर्न सही है कि हेड ऑफिस ने प्रॉफिट कमा लिया, पर एक्चुअल में तो ये नोशनल है। ठीक है। अच्छा, इधर ब्रांच में ये गुड्स आया, 2 गुड्स फ्रॉम एचओ, क्या है इनवॉइस प्राइस पर 80,000 पर गुड्स आया, दैट इज कॉस्ट टू ब्रांच। ब्रांच को इस प्राइस पे आया बेटा, है ना। ब्रांच ने सारा माल, लिखा ना इंटायर गुड्स, पहला केस है ब्रांच सोल्ड इंटायर गुड्स एट 90, ब्रांच ने माल भेज दिया 90,000 में और बाय स्टॉक जीरो। स्टॉक जीरो, तो इसमें जुड़ा हुआ प्रॉफिट भी जीरो, अनरियलाइज प्रॉफिट जीरो। स्टॉक में जुड़ा हुआ प्रॉफिट क्या होता है, वो माल बिकने से रह गया, मतलब प्रॉफिट रियलाइज होने से रह गया, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, मतलब कोई अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं है। तो यहाँ प्रॉफिट आ गया 10,000। ये तो एक्चुअल है ना, क्योंकि बेटा ये सेल 90,000 हुई है आउटसाइडर को, तो आउटसाइडर से हुआ प्रॉफिट हमेशा एक्चुअल होता है। पर लेकिन इधर बैठा है जो प्रॉफिट, ये जो 20 लिया था, ये प्रॉफिट जो नोशनल था, इसमें से कुछ अनरियलाइज है, यदि है तो मैं बना देता हूँ स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट और अन बेटा स्टॉक जीरो है, तो यदि ब्रांच में कुछ माल बेचने से रह गया होता, तो हेड ऑफिस में कुछ प्रॉफिट अनरियलाइज रह गया होता। बेटा ये ब्रांच को जो माल भेजा था, इस पर प्रॉफिट हेड ऑफिस ने कमाया था, हेड ऑफिस ने प्रॉफिट बुक किया था, तो कम भी कौन करेगा, हेड ऑफिस। स्टॉक ब्रांच में है, पर प्रॉफिट किसने कमाया था, एचओ ने। प्रॉफिट यदि एचओ ने बुक किया था गुड्स भेजते वक्त, तो कम भी कौन करेगा, एचओ कम करेगा। तो एचओ में स्टॉक ब्रांच में है, वैसे यहाँ पर हमारे इसमें तो नील है, स्टॉक जीरो, तो इसमें जुड़ा हुआ प्रॉफिट अनरियलाइज प्रॉफिट जीरो, देयर इज नो स्टॉक रिजर्व फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट नील। तो पूरा प्रॉफिट रियलाइज, तो ये प्रॉफिट जो है एक्चुअल प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया। अब आप देखिए बेटा, 20 का प्रॉफिट किसके आ रहा है, एचओ में आ रहा है, और उसमें हमने स्टॉक जो नहीं बनाया, मतलब 20 प्रॉफिट एचओ का हो गया और 10 का प्रॉफिट ब्रांच का हो गया। अब देखिए ना, गुड्स था 60 का, बिका 90 में, 60 का गुड्स बिका 90 में, प्रॉफिट हुआ 30, इसमें 20 का प्रॉफिट हेड ऑफिस की वजह से है और 10 का ब्रांच की वजह से। यदि हेड ऑफिस ये माल ब्रांच को नहीं बेचती, तो वो किसी दूसरे बिजनेसमैन को होलसेल में 80 में सेल कर सकती थी, तो उसी 80 में ब्रांच को भेज दिया, और ब्रांच ने उस 80 के गुड्स को 90,000 में बेच दिया रिटेल कस्टमर को, तो 10,000 कमाया है ड्यू टू डिटेलिंग एंड 20,000 कमाया है ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग। 20 का प्रॉफिट ड्यू की मैन्युफैक्चरिंग की वजह से है, तो एचओ में आया, और 10 का प्रॉफिट चूंकि रिटेलिंग की वजह से, तो ब्रांच में आ गया। देखिए, ब्रांच में 80 का गुड्स आया, 90 में बिका, 10 का प्रॉफिट, होलसेल प्राइस पे आया और रिटेल प्राइस पे बिका, ये है होलसेल प्राइस, ये है बेटा रिटेल। तो होलसेल प्राइस पर आया और रिटेल में बिका, 10 का प्रॉफिट तो ब्रांच को हुआ, तो 10,000 का प्रॉफिट ब्रांच परफॉर्मेंस, और वो 20 का प्रॉफिट हेड ऑफिस परफॉर्मेंस। बेटा ये तो केस 1 था, जिसमें ब्रांच ने सारा माल भेज दिया था, तो हेड ऑफिस का जो भेजने वक्त लिया प्रॉफिट पूरा पूरा रियलाइज हो गया, क्योंकि ब्रांच ने सारा माल भेज दिया। केस 2, हेड ऑफिस मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, ये हेड ऑफिस ब्रांच
बेटा यहाँ पर हेड ऑफिस ने मटेरियल लेबर प्लस ओवरहेड 60 की कॉस्ट का गुड्स बनाया और ब्रांच को भेज दिया बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच 80,000 की होलसेल प्राइस पर। यदि आज ब्रांच को नहीं भेजता तो ये माल किसी दूसरे व्यापारी को 80 में आराम से बेच देता। तो वही माल उसने ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए ब्रांच को भेज दिया कि तुम रिटेल सेल कर लो। यहाँ प्रॉफिट आ गया 20,000। ये प्रॉफिट आ गया प्रॉफिट एंड लॉस में। हम जानते हैं प्रॉफिट नोशनल है कि ब्रांच को माल भेजा है और प्रॉफिट बुक कर लिया 20,000। यदि ये ब्रांच में माल बिक गया तो प्रॉफिट रियलाइज्ड, नहीं बिका तो ये प्रॉफिट अनरियलाइज्ड। ब्रांच में माल आया टू गुड्स फ्रॉम एचओ, $80,000 की होलसेल प्राइस पर आया। ब्रांच में सेल 0 है तो स्टॉक बचा ब्रांच में, क्योंकि ये ब्रांच की लेटी ही कॉस्ट है तो ब्रांच अपने यहाँ स्टॉक कॉस्ट पे दिखाएगी। ये है कॉस्ट ब्रांच, ये कॉस्ट टू ब्रांच। इनवाइस प्राइस पे आया है, इनवाइस प्राइस होलसेल प्राइस ब्रांच के लिए कॉस्ट है। तो ब्रांच के यहाँ गुड्स आया 80 का, नहीं बिका तो ब्रांच स्टॉक भी दिखाएगी 80। अब हेड ऑफिस ने जो प्रॉफिट लिया था 80 पर 20, अब ये 80 यहाँ बच गया। ये जुड़ा हुआ प्रॉफिट क्या रहा? क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ा हुआ प्रॉफिट क्या होता है? अनरियलाइज। लोडिंग थी 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑफ इनवॉइस प्राइस। 80 का 1/4 20,000, तो 20,000 का जो प्रॉफिट इसमें जुड़ा है, ये प्रॉफिट इस पर स्टॉक जो कौन बनाए? प्रॉफिट जो 80 में जुड़ा है 20,000, ये है स्टॉक रिजर्व में जुड़ा हुआ प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड अनरियलाइज प्रॉफिट। तो इस अनरियलाइज प्रॉफिट को कौन कम करे, कौन बनाए इसके लिए स्टॉक रिजर्व? इस गुड्स भेजते वक्त इस पर प्रॉफिट किसने कमाया था? हेड ऑफिस ने। स्टॉक रिजर्व भी हेड ऑफिस के P&L से बनेगा। स्टॉक ब्रांच में है और ब्रांच में तो बेटा 80 पे आया और 80 में पड़ा है। यहाँ तो अभी ब्रांच ने तो कोई प्रॉफिट लिया नहीं है 80 पर। इस पर जो प्रॉफिट लिया था हेड ऑफिस ने लिया था भेजते वक्त, तो हेड ऑफिस बनाएगा इस पर स्टॉक रिजर्व। और अनरियलाइज लोडिंग थी 1/3 ऑफ कॉस्ट, तो 60 पर 20 1/3 ऑन कॉस्ट, तो 1/4 ऑफ इनवाइस प्राइस, 1/4 ऑफ होलसेल प्राइस 20,000। कि बेटा ब्रांच में सेल 0 हुई तो प्रॉफिट पूरा पूरा अनरियलाइज रह गया ना। देखो ना, ब्रांच में सेल है तो ना प्रॉफिट ब्रांच में भी नील आया और एचओ में भी अल्टीमेटली नील, क्योंकि बेटा इस ऑर्गेनाइजेशन ने माल बनाया और ब्रांच को भेज दिया और ब्रांच में रखा हुआ है, बिका ही नहीं, तो प्रॉफिट कहाँ से हो गया? ठेंगा, कुछ नहीं हुआ। तो ना प्रॉफिट हेड ऑफिस में आ रहा है ना ब्रांच में आ रहा है। केस थर्ड, हेड ऑफिस ट्रेडिंग एंड पी इकट्ठा कर दूं। ब्रांच ट्रेड बुक्स अलग अलग है, ध्यान रखना। हेड ऑफिस ने गुड्स बनाया, मटेरियल लेबर ओवरहेड 60 की कॉस्ट का गुड्स बनाया, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच 80,000 की इनवॉइस प्राइस, यही होलसेल प्राइस। होलसेल प्राइस पर गुड्स भेजा है तो यही होलसेल प्राइस है और यही इनवॉइस प्राइस है। ब्रांच में गुड्स आ गया। बेटा खांसी कोरोना वाली नहीं है। ब्रांच ने सेल कर दिया 72 में 80 का 3/4,
और बाकी बच गया। 80 का 3/4 बिका है, 1/4 3/4 बिका है तो 1/4 बचा। अब बेटा यहाँ पर 2GP, बेटा 80 में का 3/4, 80 का 3/4 डिवाइड बाय 4 × 60 का गुड्स बेका 60 का गुड्स ब्रांच ने बेचा है 72 में, 12 प्रॉफिट कमाया। ये है रिटेलिंग की वजह से हुआ प्रॉफिट। 60 की होलसेल प्राइस पे गुड्स आया और 72 72 में बिका, तो ये प्रॉफिट 12,000 तो ब्रांच को हुआ। अब ये 20 बच गया। 80 में से 60 बिक गया था और 20 बचा हुआ है। अब बेटा 20 जो बचा हुआ है ये है कॉस्ट टू ब्रांच, और एक्चुअल में ये है इनवॉइस प्राइस, होलसेल प्राइस। 20,000 का गुड्स आया कहाँ से था? एचओ से। एचओ ने इस पर प्रॉफिट लिया था, बेचते वक्त खा लिया था, और ये माल बिकने से रह गया, इसमें जुड़ा हुआ प्रॉफिट रियलाइज होने से रह गया। तो 20,000 का 1/4 5,000, 1/3 ऑफ कॉस्ट, 1/4 ऑफ इनवॉइस प्राइस। इस 20,000 में 5,000 का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है जो हेड ऑफिस के लिए अनरियलाइज है। इस पर प्रॉफिट लिया किसने था? हेड ऑफिस ने। बेटा स्टॉक ब्रांच में है, लेकिन इस पर प्रॉफिट किसने कमाया था? भेजते वक्त एचओ ने। तो प्रॉफिट कम भी कौन करेगा? एचओ। तो एचओ के बनेगा। हाँ ये तो हम ये लिखना भूल गए, 20,000। इस 20 में से कितना प्रॉफिट अनरियलाइज? शेयर का 1/4। बेटा 20 का 75% बिक गया। 20,000 का जो प्रॉफिट कमाया था उसका 75% माल ब्रांच ने बेच दिया है, तो हेड ऑफिस को 75% प्रॉफिट तो रियलाइज हो गया। बेचा ब्रांच ने है पर प्रॉफिट तो एचओ को हुआ ना, और जो माल नहीं बिका वो प्रॉफिट हेड ऑफिस को रियलाइज होने से रह गया। तो एक्चुअल प्रॉफिट लाने के लिए हमने अनरियलाइज प्रॉफिट हटा दिया। स्टॉक ब्रांच में होगा लेकिन स्टॉक रिजर्व एचओ बनेगा। ये आप पहली बार नहीं पढ़े, डिपार्टमेंटल चैप्टर में स्टॉक रहता था डिपार्टमेंट में, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उस पर बनाता था स्टॉक रिजर्व, तो वही है। तो ये है होलसेल रिटेल कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर, ब्रांच कॉस्ट प्लस थर्ड, it is at wholesale price. Sale at sell price public। ब्रांच को माल भेजते हैं कि भाई तुम माल पब्लिक को भेज दो रिटेल में, ठीक है। अब यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच 3,000 टू ब्रांच bring the opening stock at branch 1 lakh। सेल्स एट ब्रांच डेफिनेटली हुई होगी रिटेल प्राइस पर। ब्रांच में 40 का गुड्स था, 8 लाख का आया, हो गया 840। 840 में से 1 बचा हुआ है। 740 की इनवाइस का गुड्स ब्रांच ने बेच दिया। 740 की इनवाइस का गुड्स ब्रांच ने बेच दिया। 740 में हम जोड़ लेते हैं
120 जोड़कर 860 में बेच, ये है रिटेल प्राइस पर। Where trading P&L of head office देखिए बेटा, ऑफिस ट्रेडिंग एंड P&L फर्स्ट पार्ट ट्रेडिंग, सेकंड पार्ट फिर ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L। ब्रांच में ओपनिंग स्टॉक है 3008 इनवाइस प्राइस, डेफिनेटली ये ब्रांच के लिए कॉस्ट है। यहाँ ब्रांच के यहाँ आने वाला है गुड्स फ्रॉम HO, यहाँ ब्रांच के यहाँ सेल भी है, रिटेल प्राइस बाय स्टॉक। मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ ओपनिंग स्टॉक के बारे में। पिछले एग्जाम्पल में हमने क्लोजिंग स्टॉक को समझ लिया था, अब इसमें ओपनिंग स्टॉक लिया मैंने। बेटा ब्रांच में जो ओपनिंग स्टॉक है 40,000, ये इनवॉइस प्राइस पर है, होलसेल प्राइस पर है। इसमें प्रॉफिट जुड़ा है 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑफ इनवॉइस प्राइस, 40 का 1/4 10,000 इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। प्लस की एक्चुअल कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन को 30 है, पर ब्रांच को भेजा था 40 पर। ये पिछले साल ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक है, तो इस पर हेड ऑफिस ने स्टॉक इधर बनाया होगा ईयर एंड में 10,000 से। पिछले साल ये ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक था, इस पर हेड ऑफिस ने 10,000 से स्टॉक रिजर्व बना लिया होगा और स्टॉक रिजर्व क्रिएट किया होगा। पिछले साल एंट्री पास की होगी P&L टू स्टॉक रिजर्व, तो हेड ऑफिस में एक स्टॉक रिजर्व अकाउंट खुला हुआ है। बोलो, मैं यहाँ बना नहीं पा रहा हूँ, पर एक्चुअल में हेड ऑफिस में ओपनिंग स्टॉक रिजर्व होगा कि नहीं होगा? यदि आप इसके इतिहास में आके सोचो तो आपको ध्यान आएगा, ये 40,000 का स्टॉक ब्रांच में पिछले साल क्लोजिंग था, इस पर हेड ऑफिस को प्रॉफिट 10 का रियलाइज होने से रह गया था, तो हेड ऑफिस ने अपने P&L से स्टॉक रिजर्व फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट बनाया होगा, एंट्री पास की होगी P&L, हेड ऑफिस ने P&L टू स्टॉक रिजर्व 10,000। तो हेड ऑफिस में एक स्टॉक रिजर्व अकाउंट पिछले साल खुला था क्लोजिंग में, वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब वो जो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व है, पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व था 10,000, वो इस साल हो गया ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। अच्छा, ब्रांच में जो ओपनिंग स्टॉक है बेटा 40, ये बिक गया होगा या बचा होगा अभी ब्रांच में? ब्रांच में ये ओपनिंग स्टॉक 40 बिक गया होगा या बचा होगा? सर हमें क्या पता कि बिक गया या वो ब्रांच है, हमें क्वेश्चन आप बना रहे हो, आप ही जानो। बेटा फीफो बेसिस पर ब्रांच ने इस माल को सबसे पहले बेचा होगा, तो जैसे ही ब्रांच में ओपनिंग स्टॉक ये 40 का स्टॉक जैसे ही बेचा होगा, ये 40 का माल होलसेल प्राइस पर है, ब्रांच ने इसको 40 प्लस रिटेल मार्जिन लेके बेचा होगा, 40 प्लस एक्स अमाउंट पे बेचा होगा, 40 प्लस एक्स प्रॉफिट लिया होगा ब्रांच ने, 40 प्लस एक्स पे बेचा होगा, तो इस 40 में जुड़ा हुआ 10 का प्रॉफिट जो पिछले साल हेड ऑफिस को अनरियलाइज था, इस साल ब्रांच में वो माल बिकते ही हेड ऑफिस को प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा। बेटा हम पहली बार नहीं पढ़ रहे, डिपार्टमेंटल में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो जैसे ही ये ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक बिकेगा, हेड ऑफिस को ये प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा, तो हेड ऑफिस अपने यहाँ लिखेगा बाय स्टॉक रिजर्व।
ये ओपनिंग वाला। वन थर्ड ऑन कॉस्ट, वन फोर्थ ऑफ इनवॉइस प्राइस। बेटा स्टॉक ब्रांच में है और उसका स्टॉक सर यहाँ एचओ में आएगा। ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व हेड ऑफिस के पीएल में क्रेडिट होगा और क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व हेड ऑफिस के पीएल में डेबिट होता है। स्टॉक क्रेडिट में आएगा तो रिजर्व डेबिट में, स्टॉक डेबिट में है तो रिजर्व क्रेडिट में। और मैंने ये रटवाया नहीं है। आप कहो सर अब ये तो आपने ऐसे कैसे? बेटा मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक का पिछली बार बताया था, पिछले एग्जाम्पल में ओपनिंग स्टॉक का यहाँ बता दिया कि ब्रांच में ये स्टॉक बिकते ही बेटा ये ब्रांच ओपनिंग स्टॉक को 40 में तो बेचेगी नहीं, वो 48 में 46 में बेचेगी। 6 का प्रॉफिट तो ब्रांच को हो जाएगा। ये है इनवाइस से ऊपर वाला, होलसेल प्राइस से ऊपर वाला रिटेल प्रॉफिट। तो जैसी 46 बिका तो 6 तो प्रॉफिट हुआ रिटेल वाला, और 40 के अंदर जो प्रॉफिट जुड़ा है वो प्रॉफिट होलसेल वाला हो गया। इसका मतलब बेटा क्या हुआ? ओपनिंग स्टॉक ब्रांच में होगा होलसेल प्राइस पर लेकिन उसका स्टॉक रिजर्व एचओ के पीएल में क्रेडिट होगा। ये हुआ। हेड ऑफिस ने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कॉस्ट लगाई होगी 6 लाख। ये बाय गुड्स इनटू ब्रांच 8 लाख। ये तो इधर प्रॉफिट कितना कमा लिया? तो गुड्स भेजा उस पर 2 लाख। IGP 2 लाख का प्रॉफिट हेड ऑफिस ने कमाया गुड्स भेजते वक्त। ये गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस 8 लाख। अब देखिए ब्रांच में यदि 40 का माल बिक जाएगा तो प्रॉफिट 10 हो जाएगा। 8 लाख का माल ब्रांच में बिक जाएगा, प्रॉफिट हेड ऑफिस को 2 लाख हो जाएगा। तो ब्रांच अभी तक प्रॉफिट कितना ले चुकी है? 2, 10। ये सोचते हुए कि ब्रांच में जो गुड्स भेजा है होलसेल प्राइस पर वो सारा ब्रांच में रिटेल प्राइस पर बिक जाएगा, तो हेड ऑफिस ने प्रॉफिट ले लिया। पर ब्रांच में 1 लाख का माल बिकने से रह गया, तो 1 लाख में जुड़ा हुआ प्रॉफिट अनरियलाइज रह गया। यहां बनेगा स्टॉक रिजर्व। डिपार्टमेंट पढ़ा है वहां पर भी फंडा बहुत आया है, मार्कडाउन में भी आया है। सिंपल सी बात है। अब हेड ऑफिस ने प्रॉफिट पूरे 840 पे ले लिया, 210। 840 पर प्रॉफिट 210 ले लिया कि ब्रांच को गुड्स भेज दिया है, बिक जाएगा। उसमें से 1 लाख नहीं बिका तो प्रॉफिट जो हेड ऑफिस ने ले लिया पूरे 840 पर, उसमें से 1 लाख बिकने से रह गया। 1 लाख में जुड़ा हुआ प्रॉफिट हेड ऑफिस को अनरियलाइज रह गया कि प्रॉफिट हेड ऑफिस ने अपने यहाँ क्रेडिट किया था, तो कम भी हेड ऑफिस ही करेगा। हेड ऑफिस बनाएगा स्टॉक रिजर्व ये 25,000। इसका मतलब अब रटने वाली बात, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, स्टॉक रिजर्व क्रेडिट में, तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, स्टॉक रिजर्व डेबिट में। लेकिन स्टॉक रिजर्व की एंट्री कहाँ होती है? एचओ में। ये मैंने समझाया आपको आज होलसेल रिटेल कॉन्सेप्ट, इस पर हमें क्वेश्चन करना बाकी है। ऐसा ना हो कि हम क्वेश्चन करें कल तो आप इसका ये कॉन्सेप्ट भूल जाएं, इसको आप अच्छे से समझें। एग्जाम्पल भी क्या दूं बेटा? होमवर्क क्या दूं इसके अंदर? और वो भी करने वाले तो इन्हीं गुने चुने हैं। अच्छे अच्छे स्टूडेंट इतने लापरवाह हो गए हैं कि 4-4, 5-5 दिन तक तो वीडियो नहीं देख रहे हैं। क्या करूं उन बच्चों का? मैं जानता हूं बेटा लोड तो है, लोड तो बोथ ग्रुप का होता है, वो तो सभी को होता है। हमेशा हर बैच में 80% बच्चे त्राही त्राही कर उठते हैं लास्ट में, सर नो नहीं हो रहा है, सर 2 ग्रुप मैनेज नहीं हो रहे हैं। आप भी उनमें से एक हो। पर बेटा वो भी इंसान थे, आप भी इंसान हो, कोई परेशान होते थे, आप भी हो रहे हो। लेकिन उनमें से काफ़ी बच्चे पास हुए, आप भी हो जाओगे। तो बेटा यही तो वक्त है जब आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और अपने आप को सबसे अलग प्रूव करना है। थोड़े एफर्ट्स हमारे ज़्यादा हो गए ड्यू टू दिस डिफ़िकल्टी ऑफ कोविड-19,
और बेटा आप अकेले नहीं हो, पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड इससे मुश्किल में है, तो थोड़ी तकलीफ आपको ज़्यादा हो रही है, मैं मानता हूँ, मैनेज करो बेटा। लेक्चर वीडियो आप बिल्कुल रेगुलरली देखो, चीज़ें जो मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाई है वो आप अच्छे से ध्यान से देखो बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, कल इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।